आज हमारी कहानी है मूल अंश की। मूल अंश हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। कैसे पढ़ेंगे मूल अंश, इसी चीज को समझना है। और आपके सामने ये जो शब्द दिखाई दे रहा है अंश, पहले हमको इस अंश शब्द को समझना है कि अंश का मतलब क्या है भाई। तो हम लोग को तो पता है, बहुत कुछ पता है हम लोगों को कि हम लोग जो है अंश किसको कहते हैं। तो आपने पढ़ा है क्या कि मान लीजिए कि कहीं लिखा है 2/5, 2/5 लिखा है। तो इसमें ये जो नीचे है इसको हम कहते हैं हर, और जो ऊपर है इसको हम कहते हैं अंश। ये इसी अंश के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन ये अंश जब मूल के अंदाज में होता है तो इसको मूल अंश कहते हैं। जब यह अंश रुपया के अंदाज में होता है तो रुपया का अंश कहते हैं। जब यह द्रव्यमान के अंदाज में होगा तो द्रव्यमान अंश कहेंगे। आयतन के विचार से होगा तो आयतन अंश कहेंगे। जिसकी मामला होगी उसका वह अंश कहलाएगा। लेकिन यह क्लियर है कि जो ऊपर वाला है यह अंश है और नीचे वाला है वो हर है। इसका मतलब भी समझना है। अगर इसका मतलब समझते हैं कि 2/5 का क्या मतलब है तो हमको शायद पढ़ने में आसानी होगी। तो 2/5 का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई रोटी है और उस रोटी को मैं 5 बराबर टुकड़ों में बांट देता हूं और 5 बराबर टुकड़ों में बांट दिए। बहुत बढ़िया किए सर। 5 बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं और टोटल टुकड़ा है 5, उसमें से कोई ले लेता है 2 टुकड़ा। इस टोटल 5 टुकड़े में से कोई 2 टुकड़ा ले लेता है, इस 2 टुकड़े को ले लेता है। तो यही कहलाता है कि इसका 2 हमने कहा, ये कह रहा है कि टोटल 5 में से मेरी 2 हिस्सेदारी है। टोटल 5 में से मेरी हिस्सेदारी 2 है। तो अपने जो हिस्सा बता रहा है कि मेरा हिस्सा कितना है। तो हिस्सा की जो बात करें कि टोटल में मेरी हिस्सा कितनी है, उसी हिस्सा को मेरा शेयर कितना है टोटल में, ये जो शेयर बताता है कि टोटल में तुम्हारा कितना शेयर होगा, तो उसका जो शेयर है उसी शेयर को ही हम लोग अंश कहते हैं। और यदि मूल के अंदाज में है तो उसको मूल अंश कहते हैं। अब आइए जरा सा यहां पर मैं बात करता हूं। ये एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है, शरबत है। आप समझ रहे हैं कि शरबत बनता कैसे है। शरबत एक विलायक और विलेय दोनों जब मिलते हैं तो विलयन बनता है। यानी जब पानी और चीनी मिलेंगे तब जाकर शरबत बनेगा। तो पानी विलायक और चीनी विलेय और शरबत विलयन। किस्सा हमको मालूम है। इसमें 2 हिस्सेदार हैं। इस शरबत में, इस विलयन में 2 हिस्सेदार हैं। एक हिस्सेदार है विलायक और एक हिस्सेदार है विलेय। दोनों अपनी अपनी हिस्सेदारी पेश करते हैं कि मेरा हिस्सा कितना है। तो विलायक अपना हिस्सा पेश करेगा मूल के अंदाज में, तो कहते हैं उसको विलायक का मूल अंश। विलेय जब प्रस्तुत करेगा अपना हिस्सा मूल के अंदाज में तो उसको कहेंगे विलेय का मूल अंश। ठीक है। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं उस मूल अंश को विलायक के अंदाज में। मूल अंश को हम लोग x से सूचित करते हैं और आपको पता है कि विलायक को हम 1 से सूचित करते हैं, विलेय को 2 से सूचित करते हैं। तो यहां मैंने लिखा है विलायक के मूल अंश, तो मैंने लिखा है x1। काहे x1 लिखा है? क्योंकि x से हम लोग मूल अंश को सूचित करते हैं और 1 से हम लोग विलायक को सूचित करते हैं। तो विलायक का मूल अंश। अब यहां पर जो मामले हैं तो मोल के मामला है। झगड़ा यही है। ये विलायक कहता है कि देख यार, ये शरबत ए विलयन, तू देख यार मेरा हिस्सा कितना है मोल के अंदाज में। तो कहता है कि जिस समय तुम चीनी मिला रहे थे, कहता है विलायक कि मैं तो पानी था और पानी में जब तुम अपना विलेय यानी कि चीनी मिला रहे थे तो मेरे मोलों की संख्या N1 थी। मेरे मोल की संख्या N1 थी और जब मिला दिए
तो सर्वत तुम्हारे मोलों की कुल संख्या हो जाती है N1 प्लस N2, क्योंकि चीनी के मोलों की संख्या N2 थी तो N1 प्लस N2। क्लियर बात समझ में आ रही है? तब विलायक कहता है कि यदि मुझे कहना हो विलायक के मोल अंश, तो विलायक का मोल अंश यानी X1, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि N1 यानी कि विलायक के मोल की संख्या, विलायक के मोल की संख्या, ये विलायक के मोल की संख्या कहां ऊपर लिखा गया N1, और नीचे अभी बात किए थे किसकी? टोटल की। तो टोटल यहां N1 प्लस N2 यानी कि विलयन की कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। यही तो मैंने बात किया है ना भैया, यही जो रोटी की कहानी मैंने बताई कि देख भैया ये 5 टुकड़े थे रोटी के, और एक हिस्सेदार कहता है कि इस 5 में से 2 हिस्सा मेरा है, यही 2/5 होता है। और यहां विलायक कहता है कि ए विलयन, ए शरबत, मेरी, विलायक कहता है कि मेरी हिस्सा, ये पानी कहता है मेरी हिस्सा ए शरबत, ए विलयन, तुम्हारे में मेरा हिस्सा N1 है, यानी कि इसके मोलों की संख्या N1 है। तुम्हारे पास जो जितना है टोटल, उसमें से मेरी हिस्सा तो N1 है। और यही जो बात बतलाता है, यही उसका मोल अंश कहलाता है, कि अपना मोल का हिस्सेदारी बता रहा है कि ए विलयन, तुम्हारे पास जो कुल मोल की संख्या है, जो तुम्हारे पास कुल मोल है N1 प्लस N2, उसमें मेरी हिस्सेदारी, मेरे मोल की हिस्सेदारी N1 है। और यही जो बात कहता है वही विलायक का मोल अंश कहलाता है। और इसी चीज को मैंने लिखा है कि किसी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही विलायक का मोल अंश कहलाता है। और जिस तर्ज में ये बात किए हैं, जिस तलखी से ये बात किए हैं विलायक, उसी तलखी से ये हमारा विलय भी कहता है, अरे यार तुम्हारा हिस्सा है तो मेरा भी तो हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। और मेरा हिस्सा क्या है? अगर तुम्हारा N1 हिस्सा है तो मेरा N2 हिस्सा है। तो कहता है ए विलयन, ए विलयन, अगर तुम्हारे कुल मोलों की संख्या N1 प्लस N2 है तो मेरा हिस्सेदारी उसमें N2 है। कौन कहता है? ये विलय। तो ये बात समझेंगे तो विलय के मोल अंश कितना होगा? 2 से डिनोट किया है, X2 बोले हैं कि विलयन के कुल मोलों की संख्या में उसकी हिस्सेदारी N2 है। और यही ये भी बात करता है, कोई बात करता है कि इसमें मेरी हिस्सेदारी N2 है, तो N2 को ऊपर रखते हैं और विलयन के कुल मोलों की संख्या को नीचे रखते हैं। बस ये बात हम लोग किए हैं। यहां तो सब लोग कंफर्म है। इसके बाद भी आपने कुछ कहा है जी, कहा है कि इस नंबर ऑफ मोल को मैं जानता हूं कि मोल की संख्या बराबर क्या होता है। तो मोल की संख्या बराबर सर आपने बताया हुआ है कि मोल की संख्या बराबर क्या होता है। तो मोल की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं और मोल अंश को x से, ध्यान रखिएगा, मोल की संख्या n से डिनोट करते हैं और मोल की संख्या बराबर होता है भार बटा अनुभार। जी सर। और भार को W से डिनोट करते हैं सर, और अनुभार को आप M से डिनोट करते हैं। ये तो बात पहले से पता है सर कि मोल की संख्या बराबर होता है भार बटा अनुभार, यानी W बटा M। तो आपने जो यहाँ N1 लिखा है, N1 के सामने आपने कुछ नहीं किया है, भार बटा अनुभार। 1 का था तो 1 का लिखे, ठीक है ना। यहां भी वही हालात है, N1 के पास W1 बटा W, N2 के पास W2 बटा M2। कुछ नहीं किया है सर आपने, कोई विशेष बात ऐसी नहीं कर दी जो मेरे माथा में नहीं आता है। तो मोल की संख्या को मैंने भार बटा अनुभार में मैंने तोड़ दिया है और यही मैंने लिख दिया है, यहां भी लिख दिया। और जहां चले हैं इसके बाद भी जब हम लोग विलय में चले हैं, विलय के मोल अंश में, वहां भी वही काम किया है। N2 के पास भार बटा अनुभार,
N1 के पास भार बटा अनुभार, N2 के पास भी भार बटा अनुभार, यही तो काम किया है। तो विलेय का मोल जब हम लोग पढ़े तो हम लोग इसमें पढ़े हैं कि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या एवं विलेय के मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात, अनुपात ही तो है, अनुपात ही विलेय का मोल अंश कहलाता है। तो चाहे विलायक हो चाहे विलेय हो, बस उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या रख देंगे। जो हो विलायक का निकालना होगा तभी वैसे निकाल लेंगे, विलयन का निकाल माने जिसका निकालना होगा उसके मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे में उसके कुल मोलों की संख्या को रखेंगे। लेकिन यदि मोल की संख्या दिया हो तब, यदि भार में दिया हो तो मोल की संख्या को हम चेंज कर दें, भार वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो चलते हैं कुछ चंद सवालों को देखते हैं, कुछ चंद सवालों से जूझते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को मोल अंश समझ में आया या नहीं आया। देखते हैं उस चीज को, उसी चीज को देखते हैं। जरा सा देखो जब होगा, एक मेरे पास एक सवाल है कि किसी विलयन में 3 मोल जल है। जल है कितना? 3 मोल। जल तो चिंते हो ना, H2O, ये तो चिंते हैं सर हम लोग। किसी विलयन में 3 मोल जल है और 2 मोल चीनी है। जल में चीनी मिला दोगे तो तुम्हारा बनेगा शरबत। उस शरबत में ये दोनों का झगड़ा निपटाना है कि चीनी का मोल अंश कितना है और जल की मोल अंश कितनी है, ये झगड़ा मिटा देना है। हम लोग मिटा देंगे, जिसका निकालना हो। मैंने बताया है कि यदि चीनी का मुझे निकालना है तो देखिए चीनी विलेय है और विलेय को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं और विलायक को 1 से डिनोट करते हैं। तो चीनी का मोल अंश निकालना है तो X2 लिखे हैं। X का मतलब मोल अंश होता है और 2 मतलब विलेय होता है। तो विलेय का मोल अंश निकालना है तो क्या करेंगे? तो विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या को रखेंगे। उस समय से यही तो सीख रहे हैं ना कि क्या करना है कि हम लोग जिसका निकालना उसके विलेय की संख्या को ऊपर और मोलों की संख्या को ऊपर और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या, जिसका निकालना हो, यही हम लोग सीख रहे हैं। विलायक का निकालना हो तो विलायक के मोलों की संख्या को ऊपर और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या को रख देंगे, मेरा आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या 2 लिखा हुआ है, मैं 2 लिख दूंगा और विलयन के कुल मोलों की संख्या, इसका 2 इसका 3 मिलाकर कितना हुआ? 5 मोल है, मैं 5 लिख देता हूं, 2/5। 5 से 2 में भाग दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 0.4, यानी कि विलेय के चीनी के मोलों की संख्या मोल अंश जो है 0.4 है। ठीक ऐसे ही यदि मुझे जल का मोल अंश बताना है तो जल यानी कि विलायक यानी 1 से डिनोट करते हैं, तब X1 यानी कि विलायक के मोलों की संख्या 1 से मोल अंश को सूचित करते हैं और 1 से विलायक सूचित करते हैं। तो लिखे हैं X1 कि विलायक के मोल अंश तो कितना हुआ? तो जिसका निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या को रखते हैं। यही तो काम है। तो N1 कितना है? 3 है, लिख दिया और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी? 5 है, 5 लिख दिया, मुझे हो गया 0.6 मिल गया। एकदम आसानी से हम लोग प्राप्त कर लिए। अब जरा सा देखिए, यहां से जरा सा देखिए इस चीज को कि यहां से देख रहे हैं एक और क्वेश्चन मेरे पास है कि एक हम लोग विलयन लिए हुए हैं, एक विलयन है मेरे पास। उस विलयन की क्या स्थिति है? उस विलयन की स्थिति यह है कि उसमें एथेनॉल मिला हुआ है 4.6 ग्राम और मिथेनॉल मिला हुआ है 3.2 ग्राम। एथेनॉल है 4.6, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और मिथेनॉल मिला हुआ है 3.2 ग्राम। एथेनॉल का हमको मोल अंश प्राप्त करना है और मिथेनॉल का भी मोल अंश प्राप्त करना है। चलिए पहले मिथेनॉल का मोल अंश प्राप्त करते हैं। तो मिथेनॉल का मोल अंश यानी कि X2, 2 माने विलेय होता है और X माने मोल अंश होता है। तो 2 का विलेय अंश यानी कि मिथेनॉल का विलेय अंश हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो जिसका भी
मोल अंश निकालना है, उसके मोलों की संख्या के ऊपर और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या। एक ही चीज सर बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि जिसका भी निकालना हो मोल अंश, उसके मोल की संख्या के ऊपर और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या। एकदम सर समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मोल की संख्या में नहीं दिया है। जैसा यहाँ मोल की संख्या में दिया था वैसा यहाँ मोल की संख्या नहीं दिया है, यहाँ ग्राम में बात कर रहा है। जब ग्राम में बात कर रहा है सर, तो हम मोल की संख्या को भार बटा अनुभार में बदल देंगे। तो मोल की संख्या को भार बटा अनुभार में बदल दिए हैं। जहां जहां है मोल की संख्या उसको भार बटा अनुभार में बदल दिए हैं। 2 वाला का था तो 2 वाला में, 1 वाला का था तो 1 वाला में मैं बदल दिया। बस वैल्यू रख देना है। इसका भार दिया है, इसका भार दिया है, W2 का भार दिया है कितना, 3.2 ग्राम लिख दिया है मैंने। इसका अनुभार मैंने निकाला है, यहाँ देखिए मिथेनॉल का अनुभार निकाला है। निकाल कर कितना आया है, टोटल 32 आया है, और इस 32 को मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर वही W1 बटा M1, W1 4.6 दिया है, और इसका अनुभार 46, इस 46 को लिख दिया है। फिर W2 बटा M2 3.2 बटा 32, और हम देखें यहाँ से भाग देकर कि 3.2 में 32 से भाग दोगे तो 1 बटा 10 आएगा, 1 बटा 10 यानी कि 0.1। 4.6 से 6 में 46 से दोगे तो 1 बटा 10 फिर हो जाएगा यानी 0.1, ये भी 0.1। बस इसको 0.1, ये दोनों को जोड़ा है 0.2, पॉइंट होता है, और मुझे मिल गया है कौन सी 1 बटा 2 यानी 0.5। जरा विलय का ये तो विलय का देखे, जरा विलायक का मोल अंश देखिए तो सर, विलायक का मोल अंश देख रहे हैं। फिर वही बात, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या रखेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ग्राम के रूप में दिया है, यानी भार के रूप में दिया है, तो मोल की संख्या को हम चेंज करेंगे, भार बटा अनुभार, जिसका जैसे है सजा दिया है। वैल्यू रखना सिखा दिए, वैसा ही वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है। इसका भी आ गया है 0.5। बहुत आसान सा तरीका है। लेकिन एक और बात मैं आपसे कह दूं, बहुत बढ़िया बात कह दूं, कि जब ये दोनों को जोड़ते हो, x1 और x2 को जोड़ते हो, तो हमेशा तुमको 1 आएगा। x1 और x2 को जोड़ते हो तो हमेशा तुमको 1 आएगा। विलय का मोल अंश और विलायक के मोल अंश दोनों को अगर जोड़ोगे तो दोनों का जोड़ हमेशा 1 आता है। आपको नहीं विश्वास है तो जोड़ के देख लीजिए। यहां मैं जोड़ रहा हूं x1 प्लस x2 तो 0.4 और 0.4 और 0.6 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। यहां भी विलायक और विलय के मोलों की संख्या को मोल अंश को जोड़ते हैं तो 1 आ जाता है। इसका मोल अंश 0.5, इसका मोल अंश 0.5, दोनों को जोड़ दिए सर 1 आ गया। फिर एक फॉर्मूला आपने सर मुझे दे दिया कि विलय का मोल अंश और विलायक के मोल अंश दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 आ जाता है। यह क्लियर है सर। अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और दिखा दीजिए सर। हाँ दिखा देते हैं कि एक विलयन का मोल अंश निकालेंगे जिसमें 80 ग्राम जल है 80 ग्राम, और एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल, एथिल अल्कोहल के एथेनॉल भी कहते हैं, ये है 20 ग्राम। बस निकाल लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चूंकि ग्राम में दिया है तो हम x2 लिखेंगे तो n2 बटा n1 प्लस n2, इसको मैं चेंज कर दूंगा ग्राम में, W2 बटा m2, W1 बटा m1, W2 बटा m2। बस वैल्यू पुट करेंगे, W2 यानी कि 20 ग्राम, और यहाँ m2 मैंने इसका निकाल के देखे हैं 46 आया है, इसको लिख देंगे। इसका 80 है और जल का अनुभार 18 होता है। बस वैसा ही खाली मान पुट करेंगे, एकदम दन दनादन 46 से 20 में भाग देंगे तो 0.42 आएगा, 18 से 80 में भाग देंगे 4.44 आएगा, आते रहेगा। ये देखिए बस हमने किया और मुझे मिल गया, देख लीजिए। फिर हम इसका जल का निकालेंगे मोल अंश, फिर सिर्फ कुछ नहीं, जो फॉर्मूला अभी तक सिखा रहे हैं बस वैल्यू रखेंगे और मुझे इतना आ गया। आई दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो निश्चित मानिए कि 1 आएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1 आएगा। तो एक मालूम है, दूसरा नहीं मालूम है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये विधि से बताया है कि x2 निकाल लिए हैं, x1 नहीं पता है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू यदि 1 है तो हमको x1 निकालना है, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस इस x2 को उधर ले जाओगे घटा दोगे तो 1 माइनस x2 कितना आया है, x2 आया है 0.0
0.0864, एक में से इतना घटाओगे तुमको मिल जाएगा 0.9136, इतना मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका था निकाल लेने का। हमने दोनों प्रोसेस बता दिया है। इस तरह से सारे क्वेश्चन को लगभग देख चुके हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरा मन है कि वो भी आप देख लेते तो अच्छा रहता। देख लीजिए, एक ऐसा बिलियन तैयार किया है मैंने जिसमें तीन गो हिस्सेदार हैं। एक जल है, एक एथेनॉल है और एक जो है सो कि एसिटिक अम्ल है। ये तीन तरह के लोग मिलकर और एक शरबत तैयार किए हुए हैं और तीनों का अपना अपना हिस्सा बता रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं 25 ग्राम हूं, ये कहते हैं मैं 25 ग्राम हूं, ये कहते हैं 50 ग्राम, यानी और 100 ग्राम यदि है, यानी 100 ग्राम है। परसेंट का मतलब यही होता है, परसेंट का मतलब होता है कि 100 में कितना। तो 100 यदि है बिलियन तो उसमें 25 H2 है, 25 एथेनॉल है और 50 एसिटिक अम्ल है, ऐसा दिया हुआ है। और कह रहे हैं कि हम लोग का मूल अंश बता दीजिए। कुछ नहीं, इसका मूल अंश यदि ग्राम में है सब लोग तो मूल अंश बताने के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे। जिसका निकलना होगा मूल अंश उसके मूल की संख्या के ऊपर लिखेंगे और नीचे बिलियन के कुल मूलों की संख्या। तो मूल का अंश मोल के रूप में नहीं दिया है, डाटा दिया है ग्राम के रूप में। तो हम मोल को बदल लेंगे, मोल की संख्या को बदल देंगे, द्रव्यमान बटा अनुभार वही किए हैं। बस फॉर्मूला लिखे हैं और सबका वैल्यू पुट किए हैं और इसका अनुभार सबका पुट किए हैं और मुझे देखिए आंसर मिल गया है। इसका भी निकालना है तो उसी हालात में एकदम देखिए सेम हालात में गए हैं। इसका भी निकालना है तो सेम हालात में गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन यदि कंसेप्ट मालूम है तो आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। मुझे आशा है आपको मूल अंश समझ में आया होगा। धन्यवाद।